तो आज तारीख है 29 जनवरी और आज की जितनी भी करंट अफेयर्स की जितनी भी न्यूज़ है जो हमारे इंडिया के किसी भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स में आई है वो उन सबको हम कवर करेंगे। और इवन दो जो भी चीज़ें हमारे नॉलेज के लिए ज़रूरी हैं, इवन दो उससे बाहर भी, वो सभी अपन कवर करते हैं वैसे भी। तो अगर फ्रंट पेज की बात करें द हिंदू की, तो एक तो न्यूज़ आई है जो आई है बीजेपी के 12 जो एमपी से एमएलएस हैं उनको अभी महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में सस्पेंड कर दिया गया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशन बता दिया है। तो इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे अभी आगे। एक न्यूज़ आई है जो इंडिया और पाक के बीच में, पाकिस्तान ने कहा था वहाँ के कुछ लोग इंडिया के यहाँ पे जो ऐसी वर्चुअल स्पेसेस वगैरह हैं और स्पिरिचुअल स्पेसेस हैं वहाँ पे आना चाहते हैं, तो इसको लेके इंडिया ने कहा है कि हाँ हम बात करेंगे पाकिस्तान के साथ में और लोगों को आने देंगे। एक न्यूज़ आई है एससी एसटी कोटा के बारे में। एक न्यूज़ आई है जो वैक्सीन कोरोना की, वो नोस ट्रायल के बारे में चल रही है कि नोस वैक्सीन बनने वाली है, उसका ट्रायल चल रहा है। एक न्यूज़ आई है जो रशिया के बारे में आई है कि रशिया ने कहा है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम मतलब यूक्रेन पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमारे कोई इंटरनल अफेयर में गुस्ताखी करेगा तो हम माफ भी नहीं करेंगे, वैसा सीन है। एक न्यूज़ आई है जो गूगल के बारे में आई है कि गूगल ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है एयरटेल में। इसको अपन डिटेल में बात करेंगे अभी आगे। और एक न्यूज़ आई है जो आई है दिल्ली के बारे में कि दिल्ली अपने यहाँ जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेशन है उसको मैंडेटरी करने वाला है कि अगर तुम्हें अपनी गाड़ी में पेट्रोल बिटराना है तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए तुम्हारी गाड़ी का। तो ये कुछ फ्रंट पेज की न्यूज़ है। अगर फ्रंट पेज में ये एमएलए वाई न्यूज़ की बात करें तो बेसिकली देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बीजेपी के जितने भी 15 एमएलए हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बैन किया गया है उस बैन को हटा दिया है और उस बैन को डेमोक्रेटिक सेटअप के खिलाफ बताया है उन्होंने। बेसिकली हुआ क्या था, जो डाटा रिगार्डिंग ओबीसी के एक बिल आया था उसको लेके हंगामा हुआ था बहुत ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो बीजेपी वालों ने हंगामा किया था, तो जो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अध्यक्ष है उन्होंने उनको 1 साल के लिए बैन कर दिया था रूल 53 ऑफ कंडक्ट ऑफ असेंबली का यूज करते हुए। अब देखो, जब वो लोग कोर्ट में गए तो इन लोगों ने क्या कहा कि आर्टिकल नंबर 212 होता है जिसके तहत कहा जाता है कि कोर्ट जो असेंबली की इंक्वायरी है उस वो जुरिडिक्शन के क्षेत्र में नहीं आती कोर्ट के, तो कोर्ट इसको देख नहीं सकता। पहली बात तो इन्होंने ये कही। दूसरी कहा कि आर्टिकल नंबर 194 के तहत हमें पूरी छूट होती है अध्यक्ष को कि वो किसी को भी सस्पेंड कर सकता है, वो देख सकता है कि हाँ इसने अगर असेंबली के कंडक्ट को बिगाड़ा है तो वो सस्पेंड कर सकता है। तो ना तो कोर्ट इस मसले को देख सकती है और ना ही कुछ कर सकती है। तो सीधी सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तुम लोग ऐसा बोलोगे तो कोर्ट कहेंगे कि अच्छा हमें सिखा रहे हो कानून। तो कोर्ट ने सीधे सॉरी कोर्ट ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन ही बता दिया इसको। कोर्ट ने कहा कि देखो, पहली बात तो तुम एक सेशन के लिए सस्पेंड कर सकते हो किसी एमएलए को, पूरे साल के लिए ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 194 भी ये कहता है कि 60 दिन से ज्यादा अगर कोई सस्पेंड होता है तो हमें री इलेक्शन करवाना पड़ता है। तुमने 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है तो या तो री इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, या दूसरी चीज इससे ज्यादा जितना बड़ा, अगर इन लोगों ने क्राइम तो कुछ किया नहीं था तो तुम 60 दिन से ज्यादा सस्पेंड भी नहीं कर सकते, केवल हंगामा मचाया था। एक सेशन के लिए करते समझ में आता, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। और इवन दो फिर कोर्ट ने तो वही है ना, गुस्से में आ गए तो आर्टिकल 373, 374, 374A सब गिना दिए। तो एट द एंड पूरे चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया और सारे सस्पेंशन को हटा दिया गया है बीजेपी के एमएलए से। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है गूगल को लेके कि गूगल ने अभी $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है भारतीय एयरटेल में। अब देखो, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि तकरीबन $4.5 बिलियन का जियो में भी इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें जियो के 7.73% इक्विटी खरीद ली थी गूगल ने। तो गूगल क्या कर रहा है, एयरटेल जियो यही दो बड़े मार्केट प्लेयर्स बचे हैं, इन दोनों में ही इन्वेस्ट कर दे रहा है। सीधी सी बात है, एक ना एक तो चलेगा, जो चलेगा गूगल को फायदा होना है इवेंचुअली। और अब बात करना कि ऐसा नहीं है और नहीं है, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में किया है। देखो, सेम सेक्टर्स में तुम दो जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि दो कंपटीशन में कंपनी होंगी, तो तुम सेम सेक्टर में नहीं कर सकते। इसलिए जियो में स्मार्टफोन बनाने की मार्केट में किया है और एयरटेल में कनेक्टिविटी की मार्केट में किया है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लेके। तकरीबन 100 व्हीकल को एक साथ चार्ज करने का स्टेशन गुरुग्राम में बना दिया गया है, जिसमें 16 डीसी चार्जर्स भी लगे हैं। बेसिकली डीसी चार्जर्स जल्दी चार्ज करते हैं इसलिए और जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उस पर इसको बनाया गया है। तो दैट्स ऑल। हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है अभी $375 मिलियन की ब्रह्मोस की डील को लेकर। ये बहुत, देखो, एक अच्छे डॉलर में डील हुई है, एक अच्छी डील हुई है फिलीपींस के साथ में हमारी, कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है
ब्रह्मपुत्र मोस्कोवा के नाम इसको रखा गया था। रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाई थी, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो इस मिसाइल को हम लोग बेचने वाले हैं फिलीपींस को। और जैसे हम लोग क्या रफाल आए थे, इतनी खुशी थी एकदम फिलीपींस को, ऐसी ही खुशी है इंडिया से ब्रह्मोस लेने पे। तो अच्छी बात है। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है अभी इंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। तो जब हम लोग बात करते हैं ना माइनॉरिटीज की, SC ST की, तो जब हम टोटल MSMEs जो आज हम लोगों के यहाँ काम कर रही है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, उनमें केवल 6% ही ऐसे MSME के जो क्या कहते हैं अध्यक्ष है, या MSME के जो मालिक हैं, वो केवल 6% ही है जो SC ST कम्युनिटी से आते हैं। ये बात निकल के आई है ऑफिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ माइनॉरिटी के डाटा के द्वारा, जो कि बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंतर्गत डिपार्टमेंट आता है ये। तो इसमें अब देखो MSME क्या होती है, जिसमें 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो या 5 करोड़ का सालाना टर्नओवर हो, वो तो हो गई माइक्रो इंडस्ट्री। जिसमें 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो, वो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, या 50 करोड़ का उसका सालाना टर्नओवर हो, वो गई स्मॉल इंडस्ट्री। और जिसमें 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो और 100 करोड़ तक का सालाना टर्नओवर हो, वो हो जाती है मीडियम इंडस्ट्री। तो बेसिकली ये पहले अलग होते थे, पहले थोड़े कम होते थे। ये MSME का जो डाटा है इसको चेंज कर दिया गया था, हम लोग जानते हैं इस बार के बजट सेशन में, और इसको पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने सोचा कवर कर दें। और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो टोटल यूनिट्स है जितनी भी लगी हुई हैं, किसी भी फैक्ट्री की यूनिट्स की हम लोग बात करते हैं, तो 63.4% यूनिट MSMEs की ही आती है। और उसके बाद में हम लोग बात करें GDP में 24.03% कॉन्ट्रीब्यूशन MSME का ही होता है। हमारे देश में जितनी भी जॉब क्रिएशंस होती हैं, उनमें आधी जॉब क्रिएशंस MSMEs में ही होती है, तकरीबन 50% से ज़्यादा। और अगर टोटल एक्सपोर्ट की बात करें इंडिया की, तो 45% एक्सपोर्ट जो इंडिया से होता है किसी भी देश में, वो MSME के द्वारा ही होता है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है जाइंट ब्रिगेड को लेके। हमें पता होना चाहिए जाइंट ब्रिगेड क्या है। देखो, हूती रिवेलियन है जो यमन में अलगाववादी ग्रुप है जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ से जो यमन की गवर्नमेंट है, सऊदी अरेबिया है और UAE है, इन तीनों ने अपनी सेनाएं मिला के जो हूती रिवेलियन है उनके खिलाफ लड़ने के लिए एक ब्रिगेड बनाई है जिनका नाम है जाइंट ब्रिगेड। तो इन्होंने कल काफी एरिया उन लोगों से ले भी लिया, पीछे भी खदेड़ दिया। हाल में क्या हुआ था ना, इन लोगों ने हमला कर दिया था UAE पे, तो उस चलते बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया UAE पे। तो उसको चलते आजकल काफी गुस्से में है और एकदम हूतियों को पीटे जा रहे हैं ये लोग सब मिलके। तो सऊदी अरेबिया और यमन और UAE, इन तीनों ने मिला के एक ब्रिगेड बनाई है जिसका नाम है जाइंट ब्रिगेड। बस हमें इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एक नेक्स्ट न्यूज है वही है हॉन्डुरस करके एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, उसके बारे में। तो उसकी पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई है जिनका नाम है लेटिस कैस्ट्रो। तो बस हमें पता होना चाहिए कि लेटिस कैस्ट्रो कौन है, और जो हॉन्डुरस है वो कहाँ पे कंट्री है, तो वो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। बस एक नेक्स्ट न्यूज है वह ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को लेकर। पिछले 2 साल से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की सीट खाली थी, फाइनली भर दी गई है बजट से पहले। तो जो अनुनाथ नागेश्वर है उनको हम लोगों ने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बना दिया है इंडिया का। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करें तो पहले हमारे कृष्णमूर्ति जो सुब्रमण्यम होते थे वो थे, फिर वो हट गए, तब से कोई बना ही नहीं था। और तब से कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी भी हमारे काफी ट्विटर वोटर पे एक्टिव रहते हैं, काफी गालियां देते रहते हैं गवर्नमेंट को। और अगर आगे की और बात करें कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की, तो जो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर इसकी पावर होती है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है इसको हेड करते हैं। और बाय द वे 2018 में क्या हुआ था ना, हमारे जो जेटली जी हैं उन्होंने कह दिया था कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तो केवल बजट बनाता है और इकोनॉमिक सर्वे बनाता है, उससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं होता। जबकि देखा जाए तो वो एक इकोनॉमिस्ट होता है, एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट होता है, और वो देश की इकोनॉमी में बहुत बड़े बड़े फैसलों में उसका इनपुट होना चाहिए, जो कि पहले लिया जाता था, बाद में अभी तो नहीं लिया जाता है। अब देखते हैं ये नए बने हैं ये क्या करते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आइए एशिया कप के बारे में, कि जो हॉकी वुमेन्स एशिया कप चल रहा है। तो कल हम लोगों ने इसमें ब्रॉन्ज जीत लिया है। 2017 में हम लोग लास्ट बार जीते थे हॉकी वुमेन्स एशिया कप की बात करें, तब हम लोगों ने गोल्ड जीता था, और अभी ब्रॉन्ज जीत लिया है। बस एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आइए न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है बेसिकली। अब क्या खुलासा किया है कि 2017 में जब हम लोगों ने $2 बिलियन के हथियारों की डील की थी इजराइल के साथ में, उससे हथियार वगैरह लिए थे, तब उसी समय इंडिया ने पेगासस सॉफ्टवेयर भी खरीदा था हमारी गवर्नमेंट ने 2017 में। और ऐसा ही नहीं है कि पेगासस सॉफ्टवेयर इजराइल से केवल इंडिया ने खरीदा हो। मैक्सिको ने, सऊदी अरेबिया ने, पोलैंड ने, हंगरी ने, अर्जेंटीना ने, बहुत सारे लोगों ने खरीदा है। तो सबके नाम निकल के आ गए। अब देखते हैं क्या होता है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि हमने नहीं खरीदा था, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा कहा जा रहा है झूठ कहा जा रहा है।
अब देखते हैं क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है एक सैटेलाइट के बारे में। बेसिकली वही है, हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है वो इंडिया से पहले बनी थी, लेकिन स्पार्को नाम है उसका, इंडिया से पहले बनी थी। लेकिन आज इंडिया की इसरो टॉप 5 स्पेस इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पे आती है, और स्पार्को कहीं दिखाई भी नहीं देती। तो पाकिस्तान ने आज तक 2 ही सैटेलाइट्स है जो लॉन्च किए हैं, एक तो है PRSS-1 और दूसरी है पाकसैट-1। ये दोनों 2018 में लॉन्च की गई थी, और इन दोनों को चाइना ने ही बनाया था और चाइना ने ही लॉन्च करवाने में मदद की थी इनकी। तो अभी एक और सैटेलाइट है जो बनाई जा रही है चाइना के द्वारा ही पाकिस्तान के लिए, ये न्यूज़ निकल के आई है। और देखो चाइना क्या कर रहा है ना, चाइना बहुत से देशों के लिए सैटेलाइट्स बना रहा है। सूडान की बात कर लें, अल्जीरिया की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, अर्जेंटीना की बात कर लें, तो चाइना सीधी सी बात है, रुपए कमा रहा है, उसको क्या है, तुम्हें सैटेलाइट बनवानी है, पैसे दो, बना के दे देता है, लॉन्च कर देता है। तो बस चाइना का बिजनेस चल रहा है बढ़िया। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अपने ग्रेट बैरियर रीफ को लेके, कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने घोषणा की है कि $1 बिलियन का एक फंड, एक बजट बनाया जाएगा, जो कि इसीलिए है कि वो प्रिजर्व करेगा ग्रेट बैरियर रीफ को। देखो ग्रेट बैरियर रीफ पे ना, हम बात करें क्लाइमेट चेंज का, या हम बात करें ऑयल वगैरह का, इन चीज़ों का बहुत गलत असर पड़ रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ 18% सिकुड़ गया है, अगर पिछले पिछले अपन लोग 10 साल की बात करते हैं तो, और 10 साल बहुत ज़्यादा नहीं होते 18% खत्म होने के लिए। तो ऐसे ही चलता रहा तो खत्म ही हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ये $1 बिलियन का रिजर्व बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, वो आई है SBI के फॉर्मोसा बॉन्ड को लेके। अब फॉर्मोसा बॉन्ड क्या है, बेसिकली जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं उनसे फंड उठाने के लिए, उनसे पैसा उठाने के लिए हम लोग बॉन्ड लॉन्च करते हैं कई बार, और ये बॉन्डों का नाम अलग अलग जगह अलग अलग होता है। तो ताइवान से हम लोगों ने $300 मिलियन का फंड उठाया है बॉन्ड जारी करके SBI ने, उसका नाम रखा गया है फॉर्मोसा बॉन्ड। ऐसे हम लोग देखते हैं कि लीशियान बॉन्ड होता है, जो पहले भी ताइवान में आ चुके हैं। उसके बाद में चाइना में पांडा बॉन्ड चलते हैं, इंडिया में मसाला बॉन्ड चलते हैं, मतलब कोई बाहर की कंपनी अगर आके इंडिया से पैसा उठाना चाहे तो मसाला बॉन्ड लॉन्च करती है। एक डमसम बॉन्ड चलते हैं जो कि यूरोप में चलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग जगह पे, बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि फॉरेन बॉन्ड क्या होते हैं। तो फॉरेन बॉन्ड, जब कोई एक एंटिटी देश में अपने ही है, वो उनके देश में नहीं जा रही है, बस उनके देश में बॉन्ड लॉन्च कर रही है और वहां से पैसा उठा रही है मार्केट से, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है बेड बैंक के बारे में। देखो हम लोग देखते हैं सितंबर में बेड बैंक की काफी बात हुई थी। अब बेड बैंक क्या है, मैं एक बेसिकली बता दूं, जितनी भी ऐसी देखो बहुत सारी एंटिटीज होती हैं जो दिवालिया होने की कगार पे होती हैं, या उनका एसेट्स जो है वो खत्म हो चुके होते हैं और उन एसेट्स को बेचना होता है सरकार को, क्योंकि वही है ना, वो तो दिवालिया हो गई, उन्होंने कुछ कोई चीज बनाने की बात की थी सरकार से और वो तो भग गए। अब वो एसेट किसके पास में आ गए, वो एसेट्स आ गए सरकार के पास में। अब सरकार को क्या करना है, उन एसेट्स को बेचना है। अब सरकार बेच नहीं पा रही 500-200 साल तक डली है एसेट, पता पड़े भाई 80 साल तक एसेट बिची नहीं रही सरकार, तब तक वो एसेट बर्बाद हुई जा रही है यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल अपन बात कर लें विजय माल्या की। विजय माल्या गया, उसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, उसके बहुत सारे अलग अलग जहाज थे, शिप्स थे, ये सब किसके अंतर्गत आ गए, इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत। अब इंडियन गवर्नमेंट इनका यूज भी नहीं कर रही है और बेच भी नहीं रही है, इस चक्कर में डले हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने बेड बैंक बनाया था। ये बेड बैंक क्या था, इसके अंतर्गत एक एजेंसी थी जिसका नाम है NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये बेसिकली क्या कर रही थी, तुरंत के तुरंत उस एसेट को इंडियन गवर्नमेंट से ले लेती थी, और 12% जो एसेट की पैसे होते हैं वो तुरंत के तुरंत इंडियन गवर्नमेंट को इस कंपनी के द्वारा दे दिए जाते थे। और फिर जो बची और जो एसेट है उसको अगले 3 साल में नीलाम करके या कैसे भी करके बेच दिया जाता था और पैसे उठा के इंडियन गवर्नमेंट को पूरे दे दिए जाते थे। तो मतलब क्योंकि है तो इंडियन लिमिटेड ही, तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है, तो पूरे पैसे तो इंडिया के ही होंगे। तो अभी बेड बैंक बनाने की बात हम लोग बात करते हैं, सितंबर में चली थी, तब से ये चीज डली ही हुई है। और इवन दो अभी तक इसको लटका ही हुआ है, तो अभी RBI ने कहा है कि बेड बैंक को सेटअप करने के प्रपोजल्स निकाले हैं। अब ये प्रपोजल्स कब तक मान्य करती है सरकार, कब तक मान्य करती है, क्योंकि RBI के अकेले करने से नहीं होगा, इसमें सरकार से लेके सेबी तक सबकी परमिशन चाहिए होगी। तो अब हमारे जो देखते हैं कब होता है, इवन दो हाँ मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा भी इसको प्रपोजल देना पड़ेगा, तो वो प्रपोजल कब तक निकलता है ये भी देखने वाली बात होगी। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है NHRC को लेके, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेके। तो उसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक लेटर लिखा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वही लेटर उठा के सीधे अरुणाचल प्रदेश को दे दिया। तो बेसिकली हुआ क्या,
अरुणाचल प्रदेश में 2 ट्राइब्स हैं, एक का नाम है चकमा और एक का नाम है हैजोंग। चकमा ट्राइब जो है वो बेसिकली बुद्धिस्ट ट्राइब है और हैजोंग जो ट्राइब है वो हिंदू ट्राइब है। तो इन दोनों ट्राइब की सिटीजनशिप को लेकर मुद्दा है। इनका क्या है, रीलोकेटमेंट हुआ था एक से दूसरी जगह। पहले हम लोग देखते हैं बांग्लादेश से हम लोगों ने कुछ गांव वाँव लिए थे, तो ये ट्राइब्स हमारे में आ गई थी। फिर ये वहाँ से मिजोरम चली गई, मिजोरम से फिर उनको भेज दिया गया अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अभी तक उन लोगों को हम लोगों ने जो, इवन तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जानी चाहिए थी जैसे ही इंडिया का वो पार्ट बना, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी है। और चकमा ट्राइब्स को तो काफी दिन से नहीं दी, आजादी से नहीं दी, 1948 में आए थे ये लोग, तब से नहीं दी है। तो इसको लेकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि ये तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है सीधा सीधा, इनको जल्दी से जल्दी जो सिटीजनशिप है वो दी जानी चाहिए, पिछले 50 साल से क्यों नहीं दी जा रही है। तो इसको लेके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अरुणाचल प्रदेश से कहा है। अब अरुणाचल प्रदेश एक मेमोरेंडम जारी करेगी, उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा मतलब ओके किया जाएगा और प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, तो इनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब देखते हैं होता कब है ये। एक नेक्स्ट न्यूज है वही है टीपू सुल्तान के बारे में। हुआ क्या देखो, बेसिकली न्यूज तो ये है कि महाराष्ट्र में एक प्लेग्राउंड है जिसका नाम रख दिया गया था टीपू सुल्तान प्लेग्राउंड। उसको लेके लोगों ने जो शोर मचाया भयंकर, मतलब दंगे हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों कि एक समय था जब टीपू सुल्तान और मराठाओं के बीच में लड़ाई होती रहती थी, और महाराष्ट्र बेसिकली मराठाओं के एरिया में आता है, तो वहां पे तुम टीपू सुल्तान का नाम किसी प्लेग्राउंड को कैसे दे सकते हो। तो इसको लेके फिर ये नाम वापस ले लिया गया सरकार के द्वारा बाद में। तो हम जानते हैं टीपू सुल्तान कौन थे, यूरोपियन मॉडल पे इन्होंने अपनी फौज वगैरह बनाई थी, नेवी भी बनाई थी इंडिया में पहली। हैदर अली के लड़के थे ये, मैसूर में जो जांच करते थे, उसके बाद में मतलब बेसिकली हैदराबाद के, और हैदराबाद और मैसूर इन दोनों ने मिलकर मराठाओं से लड़ाई भी की थी उस समय, एक समय में। और बात करें तो बेसिकली इनने जिंदगी में 4 लड़ाइयां हैं जो देखी हैं, जिनमें से 2 इन्होंने लड़ी हैं। एक तो जो मद्रास की लड़ाई थी उसमें ये थे, जिसमें हैदर अली बेसिकली लड़ रहे थे, 63 से 69 के बीच में हुई थी, और 1863-69। उसके बाद में जो मंगलौर की लड़ाई थी जो 80 से लेकर 84 के बीच में चली थी, जिसमें 84 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी अंग्रेजों के साथ में। फिर श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई थी जो 1890 से लेकर 1892 तक चली थी, सॉरी 1817 मैं गलत बोल गया, 1792 तक। और बेसिकली जिसमें हम लोग देखते हैं फिर संधि हो गई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और बाद में ये लड़ाई को रोक दिया गया था। और एट दी एंड चौथी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1999 में, और फिर यहाँ पे टीपू सुल्तान मर जाते हैं। तो कुछ ये बेसिक चीज जो पता होनी चाहिए। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है RRTS को लेकर। RRTS क्या है, रीजनल रैपिड ट्रांसफर सिस्टम। बेसिकली क्या है ना, CO2 का एमिशन कम करने के लिए, ट्रैफिक को और ज्यादा तेज बनाने के लिए RRTS को लागू किया जा रहा है दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच में। अब हुआ क्या है, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ को पूरा आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली में पॉल्यूशन भी कम होगा, ये अगर RRTS लागू हो जाता है तो। उसके बाद में ओवरऑल स्पीड भी बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन स्पीड बढ़ जाएगी। बेसिकली मेट्रो का एक अपग्रेडेबल वर्जन मान लो, मेट्रो 2.0 मान लो। मेट्रो से तेज चलेगी और मेट्रो से ज्यादा दूर तक जाएगी, बस इतना हमें पता होना चाहिए। और बाय द वे RRTS को दिल्ली के चारों ओर स्थापित करने की जो कवायदें चल रही है ना, वह 2005 से चल रही है। ऐसा नहीं है, 2005 में मनमोहन सिंह के टाइम पे RRTS को दिल्ली में स्थापित करने का प्रपोजल आया था, लेकिन अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और अब इसको 2032 तक बनाने की बात की जा रही है। तो देखते हैं। एक हाँ नेक्स्ट न्यूज है वो आई है हमारे जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन को लेके, पोमीग्रेनेट को लेके। बेसिकली जो हम लोग जानते हैं अनार होता है, अनार को लेके हमारा बेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बांग्लादेश बनता जा रहा है। इंडिया में 68,000 टन अनार पिछले साल उगाए गए हैं, जिनमें 38,000 टन जो है वो सीधे सीधे हम लोगों ने बांग्लादेश को दे दिए। और बेसिकली महाराष्ट्र कर्नाटक से ज़्यादातर अनार आते हैं हम लोगों के इंडिया में, और वो सीधे सीधे बांग्लादेश चले जाते हैं। और ये दिखाता है कि मतलब हम लोगों के बांग्लादेश के संबंध और अच्छे हुए हैं पहले से, ऐसी बात नहीं है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एटलीस्ट। और अगर हम लोग बात करें ना बांग्लादेश और इंडिया की, तो बांग्लादेश और इंडिया के फार्मिंग को लेके जो ट्रेड्स है वो अच्छे नहीं रहे हैं। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था WTO तक में बांग्लादेश चला गया था, आज से 2017 की बात है, 17 या 16 की, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो ये संबंध धीरे धीरे सुधर रहे हैं, ये भी चीज दिखाता है। और एग्जैक्ट फिगर्स के कौन कौन सी चीज कब कब भेजी गई ये तो अभी बजट आएगा तब पता पड़ेगा। और बाद में 2 दिन बाद बजट सेशन शुरू होने वाला है, तो देखते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस को लेके, कि इन लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी का पता लगा लिया है। अब ये टेक्नोलॉजी का नाम अभी रखा नहीं गया है, बस एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे ओरल कैंसर को आसानी से पता लगाया जा सकता है। एक बीम डाला जाएगा आपके मुंह में, मुंह खोलेंगे,
एक मतलब रिमोट कंट्रोल जैसा कुछ होगा, जिससे एक लाइट निकलेगी, वो लाइट मुँह में डाली जाएगी और वो बता देगी आपको ओरल कैंसर है कि नहीं एक बार में। तो ये नई टेक्नोलॉजी है जो कि गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस जो कि वेस्ट बंगाल में, उसको द्वारा पता किया गया है, और इसको ये लोग पेटेंट भी कराएंगे जल्दी ही, कहा जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। और अगर आज के एडिटोरियल की बात करें तो कोई भी ऐसा एडिटोरियल नहीं है जो अच्छा हो, जो हमारे पढ़ने लायक हो। तो दैट्स ऑल। अगर हम बात करते हैं 29 जनवरी की, तो यही करंट था जो हमारे किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।